भी कहा था कि सदा सम्मान में इस देश की लड़ती रही वर्दी, रहे हम नींद में सोते मगर जगती रही वर्दी, नमन वंदन सदा करना अरे उन देशभक्तों को, भले वो सामने कोई सदा लड़ती रही वर्दी। तो आप जैसे सैनिक जो देश के लिए समर्पित रहे, बहुत बहुत मैं कहता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके सानिध्य में हम ये संस्मरण सुन रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सच बताओ। तो उसके बाद क्या है भाई साहब? उसके बाद में फिर हम जो सर्च कर, मेरे को गोली 28 को सुबह, अच्छा, तकरीबन 10-11 बजे हम जब सर्च कर रहे थे, जी जी, तो मेरे को गोली लगी, मिलिटेंट्स को गोली लगी। अच्छा, लेकिन क्या गेट बंद हो गया। अच्छा, गेट बंद हो गया तो हम जो है अब उसको छोड़ नहीं सकते जी, और क्या बोलते हैं डायरेक्ट कार्रवाई वैसे नहीं कर सकते, फिर अपना दूसरा तरीका अपनाने पड़ते हैं। जी जी, अब उसको फिर पूरा गेट को तोड़ेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो मेरे को गोली लग चुकी थी, मैंने कम्युनिकेशन किया अपने कमांडर से, उन्होंने बोला कि आप नीचे आ जाओ जी, मगर मैं नीचे नहीं आऊंगा, अभी हमें पोजीशन मिली है इसकी मिलिटेंट्स की, और भी हो सकता है अंदर इसके, क्यों गेट बंद हो गया तो नहीं कि दिखाई दिया था हमारे को, और भी हो सकता है, तो जब तक रिलीफ पार्टी नहीं आ जाएगी तब तक मैं यहाँ से नहीं आऊंगा जी। तो कमांडर बोला ठीक है, हम जो पार्टी भेजते हैं और आपको अगर ज्यादा जख्मी हो कोई बात नहीं, हमने फर्स्ट एड ले लिया अपना और मैं रुका हुआ, तो हम 3 बंदे वहां पर रुके हुए थे इस टाइम पर। ये जज्बा चाहिए देश के लिए, कुछ करने का जज्बा। इससे बेहतर क्या होगा कि एक सैनिक गोली पैर में लगी हुई है और फिर भी अपने कमांडर को ये कह रहा है कि नहीं मैं यहां डटा हुआ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ऊपर और भी आतंकवादी हो सकते हैं। मित्रों, हम लोग जरा सी कोई समस्या होती है तो उसके लिए हाय तौबा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये हमारे सैनिक होते हैं जो देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना निरंतर शत्रु से लड़ते रहते हैं। आगे क्या हुआ भाई साहब? तो 3-4 घंटे बाद में मेरे पास में रिलीफ पहुंची। अच्छा, रिलीफ पहुंच करके मैं उनको कमरा बताया, ये है फलाना है भाई, इसको अभी आप देख लेना। तो मेरी टीम ने मेरे को नीचे उतार दिया, अच्छा, और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अच्छा, तो मेरे तो कहा यहाँ पर है। उसके बाद बाकी टूस्ट थे हमारे बचे हुआ, वो लड़ते रहे 29 तक। 29, हाँ, 26 से 29 तक। अच्छा, और जब पूरा खत्म कर दिया था, चारों मिलिटेंट्स क्लियर हो गया था, तब वहां से बाहर निकल करके आए। तो ये हमारी वहां की कार्रवाई थी। और इसमें भी दुख एक ही था, जो मीडिया ने हमारे लाइव दिखाया था, लाइव ना दिखाते तो हमारा इतना लंबा ऑपरेशन नहीं चलता, हो सकता है 24 घंटे या 30 घंटे में करते थे। और दूसरा टाइम लगने का कारण ये भी था, अब लोग बाग जो वहां पर ठहरे हुए थे, डरे हुए थे, उनको निकालने में समय लग रहा था हमारे को। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इतना समय लगा हमारा। जो नहीं, आपको सैल्यूट है भाई साहब के, धन्यवाद। एक सैनिक किस तरह से अपने देश के लिए जान जोखिम में डालकर शत्रु से लड़ता है, और बहुत सारे लोग मतलब हमारे अपने लोग भी शत्रु बन जाते हैं एक तरह से, कहीं ना कहीं मीडिया भी एक तरह से कारण बना लेते हैं। हाँ, उल्टा कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, उसको दूसरे रूप में हम कहीं ना कहीं देखते हैं। और आज भी अभी हमने पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई, सिंदूर हुआ, उस समय भी देखा कि बहुत सारे लोग लाइव दिखा रहे हैं, और ये सब चीजें गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा भाई साहब, इसमें जो अपना एक और आप बता रहे थे जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ हुआ था, वो क्या था? मतलब वो क्या इस तरह नॉर्थ ईस्ट में भी यही है, मिलिटेंसी बहुत ज्यादा है वहां पर। अच्छा, और हमारा ज्यादातर डिप्लॉय जो कौन सा क्षेत्र रहा वहाँ? परमानेंट लोकेशन हमारा आसाम में अंदर है, जोरहाट। अच्छा, हमारी यूनिट का परमानेंट लोकेशन है। अच्छा, वहीं से हम जहाँ पर भी J&K जाए तो वहीं से हमारी टीम जाएंगी, या मणिपुर में जाए तो वहीं से टीम जाएगी, नागालैंड में जाएगी तो वहीं से टीम जाएगी। अच्छा, मतलब किसी भी स्टेट के अंदर जाएगी या किसी भी जगह पे जाएगी तो वहीं से हमारे करेंगे आदेश मिलते रहते हैं, और वहीं पर जाकर डिप्लॉय होते हैं, वहां पर हम ऑपरेशन करते हैं। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी, और हमारे को ज्यादातर इसमें चूड़ाचांदपुर जो सीसीपुर बोलते हैं, मणिपुर की राजधानी है, जी जी, उसमें हमारे ज्यादा मिलिटेंसी थी और हमारे ज्यादातर डिप्लॉय वहीं पर रहा था। अच्छा, तो वहां चलते रहे, रोजाना ऑपरेशन होते थे, कभी 2 मार दिए, कभी 4 मार दिए, कभी थोड़ी बहुत अपनी भी कैजुअलिटी हुई। वहाँ कौन से ग्रुप है जो एक्टिव हैं इस तरह के? उसमें कई ग्रुप है वैसे तो। अच्छा, लेकिन उल्फा, हाँ, ये बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से इस समय तो शांति है, इस समय तो शांत हो गया है। नहीं,
अभी कम हुआ है, शांत नहीं हुआ, कम हो गया। अच्छा, उतना नहीं है। और उसी एरिया में हम ज्यादातर ऑपरेशन करते रहे। और मैं भी वहां पर भी घायल हुआ था एक बार। अच्छा। हाँ जी, स्प्लेंडर लगे थे हमारे पास, हमने मिलिटेंट को मार लिया था। हाँ हाँ। और मिलिटेंट मारने के बाद में जो दूसरी उनकी दूर से पार्टी थी वो फायर करती रही। हाँ हाँ हाँ। और आरपीजी डाली थी उन्होंने। अच्छा। इसमें स्प्लेंडर लगा था, मेरे सर में भी लगा था हल्का, और अच्छा, पैर में भी लगा था। पैर में मेरे 2 बार लग दिए। देखिए सैनिक, अब इससे ज्यादा हम क्या मतलब अपने आप को ये कहें कि सैनिक हमारे लिए अपनी जान को कितनी बार, अनेकों ऐसे अवसर आते हैं जब जान को जोखिम में डालता है। तो ये हमारे बड़े भाई फ्रेचंद जी का जीवन का एक ऐसा घटनाक्रम रहा जिसने पूरे देश को हिलाया, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से आज हम भाई साहब सुरक्षित हैं, और हमारे देश के न जाने उस समय कितने नागरिक बचे वहां पर। बिल्कुल। तो आज जो मैं बड़े भाई करतार जी की तरफ आऊंगा कि जो आज सैनिकों के लिए आप जो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या कुछ किया जा रहा है, कुछ आप अपनी तरफ से जो कर रहे हैं। हमारे को मौका ऐसा नहीं मिला। हाँ हाँ। मैं आर्मर्ड कोर में था, टैंक थे, वहां पर टैंक हर जगह नहीं जा सकते। हाँ हाँ हाँ। पैराएसएफ एक ऐसी चीज है कि जंगल में, पहाड़ी में कहीं भी ड्रॉप हो सकते हैं, कहीं भी इनको भेजा जाता है। मैंने आकर के ये बड़ी खुशी होती थी कि मैंने अपने इलाके में जितने भी शहीद परिवार है, जितने भी जो सेना मेडल से नवाजे गए हैं, जो हमारे जो वीरता पुरस्कार से, हाँ हाँ, मुझे ये शौक लगा कि मैं इनके लिए, इनके नाम को फौज के बाद में यहाँ कैसे कैसे ऊंचा हो। तो हमने तिगांव में भी अपने 84 क्षेत्र लगता है, जिसमें 57 शहीदों के, वीरों के नाम उसमें अंकित कराए हैं। और जो हमारे जितने पहली बात हमारी सरकार, जैसे कि 15 अगस्त को, कि जो भी स्कूल है सरकारी स्कूल, उसमें हमारा फौजी सीनियर फौजी जो उम्र से वो झंडा फहराएगा, झंडा फहराएगा। इस सरकार से भी हमारा मनोबल इतना आप हुआ फौजियों का कि हमें उससे और ज्यादा, फौज एक ऐसी होती है कि उसके बैक मजबूत कर दो, पीठ पर हाथ रख दो, वो कभी अपनी जान को नहीं देखेगा, वो भी देश को देखेगा। ये सरकार आई है, ये पीठ पर हाथ रखने वाली आई है। पीठ पर हाथ रख दिया, बोले चलो आगे, हम बैठे पीछे, फिर हमारा सैनिक कभी दब नहीं सकता। तो हमें यहाँ जितने भी शहीद परिवार है, जितने फौजी है, उनकी कोई समस्या होती है तो हमारे साथ ऐसे ऐसे बहुत है। जैसे कर्नल देवेंद्र चौधरी है, अगर किसी की पेंशन की समस्या आती है तो वो बिल्कुल निस्वार्थ पैसे में अपनी जेब से खर्च करेंगे। हमारे पास सविंदर दुग्गल साहब है, अगर कोई सलाह की जरूरत पड़ी, वकील भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आइए। हमारे पास जलदत्त साहब है, बहुत हमारे ऐसे सैनिक, अब तो हमारे इतने सैनिक संगठन बन गए जो हमें एक ताकत मिलती है सरकार के माध्यम से। आप आए हो, आपसे हमें इतनी ताकत मिली है कि हमारे इतने राष्ट्रीय कवि, और राष्ट्रीय कवि भी है और वैसे भी सामाजिक टीचर भी है, और संस्कृत के शुरू से, हिंदी और संस्कृत के आप बहुत बड़े हमारे टीचर भी हो। तो आप जो संस्कार बच्चों को दे रहे हो, ट्यूशन भी पढ़ाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, जैसा भी जहां जैसा माहौल होता, तो हमें ऐसे ही तो मनोबल हमारा होता है। इसीलिए हम इनके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ हम बैठे आपके साथ, और हमारे साथ पूरा इलाका बैठा, गांव बैठा। आज हमारे तिगांव में जीतगढ़ और शहीद स्मारक इतने उच्च लेवल का है कि फरीदाबाद सेक्टर 12 में जितने नाम है सब तिगांव के लिखे हुए हैं। और हरियाणा में सर्च करेंगे गूगल पे तो वीरों का गांव, वीर भूमि लिखी हुई मिलेगी, आएगा। और तिगांव में इलाका 84 की बात करता हूँ, हरियाणा में सारे में। तो हमें ऐसे लगता है जब फौज की बात चलती तक हमारे तो जवानी आ गई। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। और जवान इसलिए कहा जाता है वो वृद्धावस्था में भी जवान ही रहता है। मैं ये कह सकता हूँ हमारी वीर नारी, अगर आप सुनोगे तो आंखों से जब वो शहीद दिवस मनाते हैं या कहीं पर उनको सम्मान किया जाता, जी जी, ऐसे ऐसा भी हुआ। उसी दिन करवा चौथ है और उसी दिन डेड बॉडी आ रही है घर पे। हाँ, ये से भी हमारी इससे बढ़कर दुखद क्या होगा। हमारी वीर नारी ऐसी भी है जिनकी 2 बेटी, और उन्होंने अपनी हिम्मत से और उनको आगे पढ़ाई की है, गायनोकोलॉजिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो हमें इतना मनोबल हमारा होता कि हमारे फौजियों के बच्चे ऐसे कितने शहीद है। हमारा एक शहीद परिवार था ऐसा जिसकी घरवाली ने पढ़ाई कर करके वो आर्मी में अफसर लगी है। तो इससे हमें बड़ी ताकत मिलती है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो
दिशा और दशा उसका भी पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं किस तरह से पीठ थपथपा रही है अपने सैनिकों का, या उनके जो पीछे रह जाते हैं परिवार, जैसे उन्नी कृष्णन जी का जिक्र हुआ अभी, ऐसे वीर देशभक्तों को बहुत बहुत नमन है। और आज के इस पॉडकास्ट को, आज के इस वार्तालाप को हम यही विराम देंगे। और मैं आप सभी सैनिकों को जो देश के लिए जुटे हुए हैं, और आप दोनों को विशेष धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं और बैठे हुए हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। मित्रों, चलते चलते बस यही कहूंगा कि वीरों का सम्मान जरूरी है, उनकी एक पहचान जरूरी है। हम तुम रहे ना रहे, लेकिन ये हिंदुस्तान जरूरी है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।